So we are talking about method of resolution now, right? इसके पीछे हम लोगों ने दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को हमने पढ़ा हुआ है और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। क्या होता है ये, क्या टेक्निक है ये? तो टू अंडरस्टैंड दिस कि ये आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखा है यहाँ पे। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दिस इज 10√3 न्यूटन and this vector b is of 10 Newton 90 degree पे। पहले तो हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि ये मेथड ऑफ रेजोल्यूशन होता क्या है। तो हम इस चीज को समझाने के लिए कि रिजॉल्व करके वो वेक्टर को सॉल्व करना है, तो वो भी सिखाना है मुझे, और ये होता अप्लाई कैसे होता है, मतलब रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है और इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, दोनों चीजों को मुझे इस शीट पे समझाना है। तो मैंने ये वेक्टर ए था 10√3 न्यूटन, वेक्टर बी है 10 न्यूटन का 90 डिग्री का एंगल ले रखा है। तो अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? ये डॉटेड बना दिया, ये डॉटेड बना दिया जो ओरिजिनल वेक्टर था, और उनका रिजल्टेंट क्या है जी, ये देखो। सो रिजल्टेंट मैंने यहाँ निकाल रखा, लाइक 10√3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर, दैट इज 100 + 300 420 न्यूटन आ गया। और 10 अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर ए लोगे, ये 10 10√3 और नीचे बेस 10, तो 10√3/10 दैट इज √3। नाउ 10 अल्फा इज √3, यानी कि दिस इज 1060 डिग्री। सो इस केस में ये जो 1060 डिग्री हमारे पास आया हुआ है, 1060 डिग्री, 10 अल्फा इज 1060 डिग्री, सो अल्फा इज 60 डिग्री। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर बी के साथ 60 डिग्री पे हो गया जी। तो 10√3 10, ये रिजल्टेंट आ गया 20 न्यूटन का, और ये एंगल 60 डिग्री। अब प्रोसेस इज टू फाइंड रिजल्टेंट। हमने इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका सीख लिया, यानी इन दो वेक्टर से, इन दो वेक्टर के जगह पे हम एक वेक्टर से काम चला सकते हैं, एंड दिस वन वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। ये डॉटेड हो गया, मतलब ये इग्नोर करने लायक है। तो अगर कहीं पे ये दो वेक्टर थे तो हम उसको ये एक वेक्टर से दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? आंसर होगा यस, बिकॉज यही उसका रिजल्टेंट है। यानी कि दिस वेक्टर इज एबल टू रिप्लेस दिस टू वेक्टर्स कलेक्टिवली। ओके, ये रिजल्टेंट है। इसका मतलब कि जब ये दो से बना हुआ है, इन दो से ये बना हुआ है, इसका मतलब ये अकेला, हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं भाई। अगर कोई चीज जैसे तुम्हारे पास you all can see me for a while. You all can see me for a while. Now this is a pen and this pen has these two parts. तो इन दो को मैंने अभी एक बना दिया, वो दोनों एक से रिप्लेस हो गए, यानी कि उन दो से ये बना है। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू। तो इन दोनों को क्या कहोगे आप? कंपोनेंट कहोगे। किसका? इसका, इस अकेले का। ये दोनों क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट कहलाएंगे। यानी कि अगर ये रिजल्टेंट ना होके पेन है तो इस पेन के ये क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट कहलाएंगे। और अगर ये कैप है और ये पेन कह लो, और ये पेन और पेन कैप को मिला के टोटल एक पेन कैप, पेन विथ पेन कैप। सो अगर कोई ये दो चीज है, उसका रिजल्टेंट ये है, तो इसको भी तो रिजॉल्व किया जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का जी? जरा देखो, यानी कि अगर सीधा सीधा आपको ये दिया हुआ होता है, 20 न्यूटन दिया होता, बोले जाते ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसको रिजॉल्व करो, तो आप क्या करते? तो आप अब देखो, अब यहाँ पे 20 दे रखा है आपको, आपने इसको यहाँ डॉटेड बना दिया, बोला ओके रिजॉल्व करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और एंगल 60 डिग्री है, तो ये है 10, ये 2, क्योंकि इन्हीं दो से वो बना था। तो सवाल है कि ये 20 से ये रिजॉल्व होकर 10 कैसे आया, ये 20 से 10√3 कैसे आया? तुमको अगर हमें पता है इसका रिजल्टेंट ये है, तो इसका कंपोनेंट तो ये दो होंगे ना। बाबा ठीक है, आप जानते हो इस बात को, लेकिन कोई तो तरीका होगा ना कि इससे ये कंपोनेंट और इससे ये कंपोनेंट निकाला कैसे जाता है। तो अब जब कभी कोई वेक्टर हमें ऐसे दे रखा हो, कोई वेक्टर हमें इस तरीके से दे रखा हो, तो हम उस वेक्टर को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। 2 डायमेंशनल वेक्टर होगा तो हम दो कंपोनेंट पे निकालेंगे, 3 डायमेंशनल होगा तो 3 कंपोनेंट बनेंगे। फिलहाल हमारा ये लेक्चर 2 डायमेंशनल वेक्टर्स पे है। तो अगर ये 20 न्यूटन है तो हमने इसको ये रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो अब ये कैसे किया जाएगा रिजॉल्व? तो यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं मैं, जरा गौर से देखो।
एवरी वेक्टर यानी कि दिस वन कैन बी थॉट एज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी इनका और इनका रिजल्टेंट माना जा सकता है. एवरी वेक्टर कैन बी थॉट एज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली एट 90 डिग्री. यानी कि इस वेक्टर को हम ऐसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट मान सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री. एंड देन दीज टू वेक्टर्स, ये जो दो होंगे आर नोन एज कंपोनेंट. इसका भाई कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कौन सा, पहले वाला, ये वाला वेक्टर, दैट इज फर्स्ट. तो सवाल ये है कि ओके ठीक है, ये बात हमने समझ लिया कि एक वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं. अगर वो टू डायमेंशनल वेक्टर है तो उसका टू कंपोनेंट हो सकता है. वन डायमेंशनल होगा तो उसका एक कंपोनेंट होगा या दो कंपोनेंट होगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे. एक तो वो खुद ही हो जाएगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जिधर है. अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कंपोनेंट जीरो होगा, वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कंपोनेंट जीरो मान लीजिए. बट एवरी टू डायमेंशनल वेक्टर कैन बी ट्रीटेड टू हैव two components, right? Now what we are going to do is कि हम क्या सीखते हैं. अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर a है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा उसको क्या कहेंगे, ax. और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो उसका कंपोनेंट आएगा, मतलब ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा वो यहाँ दिखा रखा है, इसको हम ay कहेंगे. और निकालेंगे कैसे, जैसे ये वेक्टर a है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, तो जो कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स पे होगा वहां प्लस, पॉजिटिव वाई पे होगा तो प्लस, अगर नेगेटिव एक्स पे होगा इधर की तरफ तो माइनस, और नेगेटिव वाई पे होगा तो माइनस. तो भाई देखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू प्लस ए कॉस थीटा और ए इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू प्लस ए साइन थीटा. ये कैसे निकला सर, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं हम. लेट्स सी. मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाहूंगा. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फर्स्टली दिस पर्टिकुलर पॉइंट. लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट. ये हाइपोटेनस है, ये एंगल थीटा है. यहाँ क्या लिखा हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन थीटा होता ही है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस. तो इस वाले ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा. इतनी इंफॉर्मेशन तो हम सबको को है. तो अगर इस केस में ये परपेंडिकुलर है तो हमने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच. तो पी इज इक्वल टू क्या, एच साइन थीटा. पी इज इक्वल टू एच साइन थीटा. ये यहां से आया. इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये थीटा, और हमें पता है कि ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो तो यहाँ हाइपोटेनस साइन थीटा लिख देंगे. एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. तो अगले स्टेप में बेस क्या होगा, हाइपोटेनस cos थीटा. तो सर इस वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस दे ही रखा है, ये थीटा दे ही रखा है, और बेस हाइपोटेनस cos थीटा होता है, और ये इसका बेस है तो ये हाइपोटेनस cos थीटा होगा. यानी कि अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, तो आपको एंगल के सामने वाला साइड पता है कि परपेंडिकुलर होता है. तो भाई वो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, और बेस क्या होगा, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा. थोड़ा अगर और देखें हम यहाँ पे, तो अब मैंने आपको ये दिखा रखा है. लुक एट दिस. यही ट्रायंगल दिखा रखा है, बट मैंने यहाँ थीटा एंगल था, ये एंगल अल्फा हो गया. तो अब एंगल ये दे रखा है. so now here what we are saying that कि अगर ये h cos अल्फा है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कि अगर ये अल्फा एंगल है और ये हाइपोटेनस है, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये साथ वाला एंगल बेस बनेगा. तो हमने सीखा है ना कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनस इनटू साइन ऑफ दैट एंगल होता है. तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस साइन अल्फा, और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कॉस अल्फा. तो इसका मतलब कि हाइपोटेनस और वो एंगल पे फोकस रखना पड़ेगा. फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें से कौन परपेंडिकुलर बनेगा, कौन बेस बनेगा. परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस इनटू दैट साइन ऑफ एंगल, और बेस क्या होगा, हाइपोटेनस इनटू कॉस ऑफ दैट एंगल. दैट वी मस्ट नो. बंद कर लो बेटा माइक पीछे से, जो भी है. सो नाउ अगर हमने ये दो रिजल्ट निकाल लिया, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस cos थीटा, हाइपोटेनस sin थीटा, इधर एंगल दे रहेगा तो हाइपोटेनस cos अल्फा, हाइपोटेनस sin अल्फा. ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम सबके पास है. अब यहाँ इस बात को समझने में किसी को कोई डाउट है
एनीबडी? नन? ओके, किसी को डाउट है तो बोल सकता है। ऑलराइट, बोलो। ऑलराइट, इफ नॉट देन माइक क्लोज कर लो अपना। नाउ लुक एट दिस हियर। सो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अगर उनको क्लास में बीच में बोलने में दिक्कत लग रही है तो वो रुके रह सकते हैं क्लास खत्म होने पे, एंड दे कैन आस्क देयर डाउट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, अगर तुम्हें शर्म आओ तब उस केस में, और अगर अभी पूछ सको तो बहुत अच्छी बात होती। सो नाउ इन दिस केस, ये बेसिक इंफॉर्मेशन सीखने के बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस। कि मैंने यहाँ पे एक्स वो वाई एक्सेस बना दिया, ये वेक्टर ए ले लिया, अब ये एंगल अल्फा ले रखा है और इधर से ये एंगल बीटा ले रखा है। अब अगर ये वेक्टर ए है तो चूंकि इधर के साथ अल्फा एंगल दे रखा है तो ये बेस बनेगा। ये इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दे और इधर भी डाल दे परपेंडिकुलर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे, तो इधर भी बन रहा है कि इधर भी बन रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट तो यही होगा। और अगर इस ट्रायंगल में भी कोई देखे आर एन ओ में देखोगे तब भी उस वाले ट्रायंगल से भी निकालोगे तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जो एक्स के पैरेलल होगा, यानी कि एनआर होगा। और अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे, आर एम ओ के हिसाब से देखोगे, तो एक्स कंपोनेंट ये आ जाएगा। तो अगर इस वाले एंगल को लेके चलोगे तो ये वेक्टर ए है, ये एंगल के साथ वाला साइड है, तो यहाँ बेस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा, और ये हाइपोटेनस इंटू साइन अल्फा, दैट इज ए साइन अल्फा। और अगर इधर से देखें हम इस केस में, तो ये हाइपोटेनस है और ये एंगल भी है, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर बन रहा है ये वाला साइड, तो हाइपोटेनस इंटू साइन बीटा लिखना पड़ेगा और इसको हाइपोटेनस इंटू कॉस बीटा लिखना पड़ेगा। तो कोई बच्चा कहेगा अरे देखो यहाँ से आप बोलोगे कि सर ये एक्स कंपोनेंट है या ये एक्स कंपोनेंट है, तो इधर से देखो तो सर ए कॉस अल्फा आ रहा है, इधर से देखो ए साइन बीटा है, तो एक ही कंपोनेंट दो अलग अलग कैसे हो सकता है? दिख रहा है बट है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीटा और अल्फा का सम होता है 90 डिग्री। तो अगर ए साइन बीटा है तो जरा आगे बढ़ाओ, ए साइन और बीटा को लिख दो 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा, तो आ गया ना एक कॉस अल्फा। तो भले ये देखने में डिफरेंट लग रहा है बट दिस टू आर, चाहे ए साइन बीटा लिख दो या ए कॉस अल्फा लिख दो, बात क्या है सेम। इसका मतलब कि ए साइन बीटा तब लिखोगे जब ये वाला एंगल लोगे, और ये वाला एंगल लिखोगे तो ए कॉस अल्फा। तो हम अगर कोई वेक्टर जिसका एंगल हमें इस एक्सिस से दे रखा हो या इस एक्सिस से दे रखा हो, तो हमें दोनों हाल में उसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश की। If this is a vector, this angle is known, then this is a cos alpha, a sin alpha, ये x component हो गया, y component। अगर इधर से एंगल दे रखा है तो we know this is our a cos beta, ये y component है, और a sin beta that is x component। तो मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन आप समझ गए। तो जरा आप देखो, मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा था कि इस केस में ये वेक्टर a है, ये एंगल थीटा है, तो ये a cos अल्फा आ गया, a cos थीटा आ गया, क्योंकि हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, चूंकि ये बेस के अलोंग है x और ये परपेंडिकुलर के अलोंग ये होगा, तो दैट इज a sin थीटा। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। कोई डाउट है तो बोल दो, इंतजार मत किया करो कि मैं पूछूंगा तब आप बताओगे। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है आप सब लोगों को, तो एक छोटा सा काम करें हम लोग। एक मिनट। सिर्फ आप इस पोजीशन को देखो, ये वाला, ये वेक्टर ए है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिस इज वेक्टर ए मेकिंग एंगल अल्फा विथ इज वाई एक्सिस। ये तो पहचाना ना कि ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, माइनस एक्स है, राइट। सो दिस इज you all are able to watch me? Yes, sir. Okay. So this is vector A and this angle is alpha. So this is एक दूसरे डायग्राम में वेक्टर बी है, इसके साथ एंगल थीटा है, यहाँ वेक्टर सी है, ये एंगल बीटा है, ये वेक्टर डी है, ये एंगल डेल्टा है, ऐसे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप 1 2 3 4 वेक्टर ले रखा मैंने। अब आप सब लोग अपने अपने दिमाग में सोच लीजिए कि भाई इसका एक्स वाई लिखना है, हमें बी का भी लिखना है और सी का भी लिखना है और डी का भी लिखना है।
मैं 4 लोगों को और 5 लोगों को नेटवर्क में जिनका नाम ले रहा हूँ वो लोग मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वंशिका तुम दोनों को, देन वसी 3, मनोज 4, एकता 5, साक्षी 6, वासु 7, ये 7 लोगों को मैंने बोला है कि इसमें, और ज्ञानदीप 8। ये मत समझना कि आप लोग कमजोर स्टूडेंट हो इसलिए मैं ऐसा नाम ले रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ मर्जी है कि मैंने किसका नाम ले लिया। नाउ ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा? एनीबॉडी? ए वाई का ए कोस अल्फा और ए एक्स का और ए एक्स का ए साइन अल्फा। चलो जी, एनीवे नाउ आई वुड, ओके लेट्स सी। लुक, मैं पर्दा उठा रहा हूं और ये देखो कि ये वेक्टर ए है, तो एंगल इधर की तरफ दे रखा है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये होगा एक्स कंपोनेंट, राइट। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्स कंपोनेंट जरूर है बट ये परपेंडिकुलर है, राइट। ये इसमें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होता है जी? वेक्टर का मॉड इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। तो एक्स कंपोनेंट क्या आ गया? ए एक्स इज ए साइन अल्फा, प्लस क्यों? चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और जो y कंपोनेंट है वो ये होगा, तो ये तो इस ट्रायंगल का बेस है, बेस है तो a cos अल्फा हो जाना चाहिए। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर है तो पूछ लो, राइट। नाउ हियर इफ आई लुक एट दिस वेक्टर b, तो मैंने ये एंगल इसके साथ थीटा दे रखा है, तो वेक्टर b ये है। तो अब मैं कह रहा हूँ इसका एक्स कंपोनेंट, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर, चूंकि एंगल थीटा इधर दे रखा तो परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया मैंने। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अच्छा, अब जो बेस है वो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो बेस है वो एक्स कंपोनेंट बनेगा और ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वाई कंपोनेंट बनेगा। तो ठीक है, तो ट्रायंगल का जो वाई कंपोनेंट है वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, यानी कि बी वाई क्या हुआ? तो सर बी साइन थीटा। क्या देखना है? पहले ये देखना है कि ट्रायंगल का जो बेस है वो एक्स है या वाई है, और ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो एक्स है या वाई है, पहले वो डिसाइड कर लेना है। फिर वो बेस है तो उसमें कॉस आ जाएगा, परपेंडिकुलर है तो उसमें साइन आ जाएगा। परपेंडिकुलर आपने दिखा लिया, जिधर एंगल बना हुआ है, इधर एंगल बना हुआ था ऐसे डाल दिया, इधर एंगल बना था ऐसे डाल दिया, जिधर आसानी, जिधर से एंगल डाल, जिधर दे रखा उधर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यहाँ डाल दिया हमने, तो यहाँ साफ साफ देखा कि यार ये इस ट्रायंगल का बेस है, तो बेस इनटू बी हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा होना चाहिए, और ये एक्स के लॉन्ग है तो ये एक्स कंपोनेंट होगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। नाउ हियर ये जो है ये y कंपोनेंट बनेगा और ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, यानी कि by क्या होना चाहिए? b sin थीटा हो गया। नाउ इस केस में तो दिस इज वेक्टर c। तो वेक्टर c की अगर हम बात करें, देखते हैं इसको थोड़ा और बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर हम वेक्टर c की बात करें तो वेक्टर c का जो ये परपेंडिकुलर हमने डाला है, तो ये हमारा इस ट्रायंगल का बेस है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो सी एक्स क्या हो गया जी? बेस है अलोंग तो कॉस आ जाएगा, तो सी कॉस बीटा माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। फिर ये क्या है? हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाई को कंपोनेंट होगा बट ये परपेंडिकुलर है, तो सी वाई क्या होगा जी? सी साइन बीटा माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे। हो गया खत्म। अब अगर हम डी की बात करें, यहाँ पे देखो डबल एरो है, एक इसके लिए वाई कंपोनेंट, एक इसका वाई कंपोनेंट, इसलिए डबल एरो है। नाउ डी वेक्टर का इधर देखें तो ये इधर से एंगल दे रखा था, हमने परपेंडिकुलर से डाल दिया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है? बेस, और यही एक्स कंपोनेंट है, तो dx क्या हो गया? d cos डेल्टा। cos क्यों? क्योंकि बेस था वो। x क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ क्या हो गया? माइनस d sin डेल्टा। ये क्यों? क्योंकि ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो d sin डेल्टा हो गया। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे, और है कौन? ये y कंपोनेंट। लिख दिया ऐसे, तो हमने दोनों निकाल दिए ऐसे। ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Nobody is having doubt? No, let's talk about it. Okay. अब मैंने आपके सामने यहाँ पे ये रखा है कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा, बट वाई कंपोनेंट इसका क्या होगा? 0। बी
बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, खुद ब 0 हो जाएगा, और बी का वाई कंपोनेंट ये खुद हो जाएगा। सी का एक्स कंपोनेंट ये क्या होगा, खुद हो जाएगी, और उसका वाई कंपोनेंट 0, और डी का एक्स कंपोनेंट 0 और डी का वाई कंपोनेंट खुद होगा। तो मैंने यहाँ पे इस केस में लाइक बी का एक्स 0, बी का वाई प्लस बी चूंकि पॉजिटिव पे है, ए का एक्स प्लस ए का वाई 0, सी का एक्स माइनस सी का वाई 0, डी का एक्स 0 और डी का वाई माइनस डी। ये बेसिक बात हमने आपको समझाया। अब हम इतना जानने के बाद लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर सीन। मैंने अब आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हमसे कोई कहे कि भाई दो वेक्टर का रिजल्टेंट, नाउ फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ एग्जांपल देखो क्या लिया है, ये वेक्टर ए है, कितने न्यूटन का है, 30 न्यूटन का, और ये क्या है वेक्टर बी है, कितने का, 10√2 न्यूटन का है, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। अच्छा ये 60 है, ये कितना होगा, 30, ये 30 हो गया, ये कितना होगा, 90, 120, और ये क्या होगा, 45, 165 डिग्री हो गया इधर से। तो इधर से 165 डिग्री हुआ, तो इधर से ये कितना हो जाएगा जी भाई, 90 और 60, 150 प्लस 45, 195 डिग्री। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप इधर से या इधर से कहीं पे लगाएंगे तो ये 165 और 195, तो आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ होना नहीं है, यू कांट डू इट, तो सॉल्व ही नहीं होगा। क्या करें फिर? तो अभी जो हमने रिजॉल्व करने वाली बात सीखी थी, जरा हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो हमने बोला ओके, ये जो वेक्टर ए है, हर वेक्टर को हम दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी देखो, जो ये वेक्टर ए था, हमने ये इसको डॉटेड बना दिया यहाँ पे, और इसके दो पार्ट बना दिए। ये बनाया ए वेक्टर का दो पार्ट बनाया, एक A1 वेक्टर बनाया और A2 बनाया। ए को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, कौन से, A2 से और A1 से। और A1 वेक्टर कौन सा जी, ए का एक्स कॉम्पोनेंट है, और A2 वेक्टर कौन जी, ए का वाई कॉम्पोनेंट। ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, कर दिया हमने। तो जब ऐसा कर देते तो पहले जरा देखते हैं कि ये एक्स होगा कितना। तो यार आपने ये बताया था ना कि 30 न्यूटन है, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे, एक्स आएगा 30 cos 60, 30 cos 60 का मतलब 30 cos 60 इज 1/, यानी कि प्लस 15, और ये क्या आता, 30 sin 60, तो sin 60 इज √3/2, यानी कि 30 into √3/2 दैट इज 15√3, ये भाई 15√3 आएगा, और ये क्या हुआ, एक्स 15 न्यूटन आएगा। तो यानी कि A2 जो है वो कितना वेक्टर है, AY वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, 15√3 न्यूटन, और ए का वाई एक्स कंपोनेंट जबकि A1 वेक्टर है वो कितना है, 15 न्यूटन। यानी कि हमने इस वेक्टर को हटा के दो वेक्टर बना दिया, एक वेक्टर बना जी 15√3 का, एक वेक्टर बना जी 15 न्यूटन का। सॉरी, ये A1 वेक्टर है 15 न्यूटन का, और A2 वेक्टर है 15√3, इसको हटा के हमने दो वेक्टर बना दिया। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि बी को भी दो पार्ट में कर देते हैं, इधर बना दिया B1 वेक्टर, इधर बना दिया B2 वेक्टर, इसको भी डॉटेड बना दिया, ये उसके रिजल्ट लिख दिए। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, तो B1 को हम BX लिख देते हैं और B2 को BY लिख देते हैं। तो जो BY है, अब ये 10√2 है, और इधर cos 45 लगाओगे, तो 10√2 into cos 45 यानी कि 1/√2, तो 10√2 into 1/√2 यानी कि 10, तो इधर भी 10 आएगा और ये भी 10 आएगा, यानी कि ये x कंपोनेंट भी 10 आएगा और y कंपोनेंट भी 10 आएगा, यानी कि B1 वेक्टर BX वेक्टर होगा और वो 10 न्यूटन का होगा, और B2 भी 10 न्यूटन का होगा। तो कायदे से देखो तो आपके पास चार वेक्टर आ गए। अब दो वेक्टर थे A और B, अब उसके वजह चार आ गए, कौन, A1 A2 B2, चार वेक्टर आ गए। जरा देखते हैं सीन कैसा लगता है हमें। तो हमने यहाँ बनाया दी, हमारे पास आ गया A1 B1 A2 और ये चार वेक्टर बने। अब ऐसा करते ही हमारे लिए आसान हो गया काम। क्या, अरे ये 15 है, ये 10 है, इनका रिजल्टेंट तो हम 5 लिख सकते हैं इधर, और ये 15√3 और 10 है, तो इसको 15√3 में से 10 माइनस करके इधर लिख देते हैं। ओ कितना आसान हो गया। तो 15√3 - 10, तो ये आया क्या, A2 + B2 हो गया। और A2 B2 क्या है, AY और BY, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, A1 + B1 दैट इज AX + BX वेक्टर लिख। ऐसा करने के बाद अब ये 5 न्यूटन का वेक्टर और एक 15√3 - 10 का है, तो इसका रिजल्टेंट तो आपको लेना आता है ना, क्या कहोगे, ओके। देखो जी 15√3 की वैल्यू आती है 20.95, तो 20.95 को हम 21 मान लेते हैं, 21 - 10 11 हो गया, तो हमने करीब करीब 11 न्यूटन लिख दिया और उसको 5 न्यूटन लिख दिया। तो अब 11 और 5 का रिजल्टेंट क्या है जी, 121 + 25 126 का न्यूटन, और 10 अल्फा आपने निकाल दिया, दैट इज 11/5।
आप बताओ इसमें मैंने कुछ ऐसा किया है जो नहीं समझ में आने वाली बात हो? बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की कि भाई हमारे को एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा था जिसको मैं दो वेक्टर का फॉर्मूला बिल्कुल लगाने में फेल था, कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एंगल ऐसा आ रहा था उन दोनों के बीच का जिसका हमें कॉस निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो फिर हमने उसको रिजॉल्व कर दिया। अभी हमने पढ़ रहे थे रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करने के बाद कितना सिंपल स्ट्रक्चर में आ गया और बड़ी आसानी से हमने उसको सॉल्व कर दिया। अच्छा जी, आपने उसको रिजॉल्व किया, मतलब एक पहले, अब ये रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि भाई ए दो वेक्टर से वो एक था, तो वो एक्चुअली जो एक वेक्टर था वो दो का बना हुआ था, तो वो रिजल्टेंट था। अब हम रिजल्टेंट को रिजॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमने उसको जिसका वो कंपोनेंट जिस जिन कंपोनेंट से वो बना था पहले उधर कर दिया, और फिर उन सारे कंपोनेंट्स को इजिली, सारे कंपोनेंट्स या तो x पे होंगे या y पे होंगे, सारे x कंपोनेंट को सॉल्व कर दिया, फिर y कंपोनेंट को सॉल्व करके एक x और एक y बना दिया। तो अब जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था उसको सॉल्व करके हमने फिर एक सॉल्यूशन बना दिया और फिर उनको आसानी से रिजल्ट जोड़ करके एक रिजल्टेंट बना दिया। सो व्हाई वी कॉल इट रीसॉल्व, मीन्स वैसे सॉल्व करने जाते तो मुश्किल था, तो हमने रीसॉल्व करने के लिए एक पैतरेबाजी यूज करके उसको सॉल्व कर लिया। सो मीन्स मतलब अलग तरीके से हमने उसको तोड़ करके कंपोनेंट बना के और फिर उसको सॉल्व करके रिजल्ट लिख दिया। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिजॉल्व, यानी कि रिसॉल्व करना। एंड अब इस पूरे प्रोसेस में हमने जो कंपोनेंट निकाला है, राइट, उसको हम लोग कार्टेशियन कंपोनेंट कहते हैं। तो ये जो रिसॉल्व करके सॉल्व करने का तरीका है इसको मेथड ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। दैट्स ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नेम। नाउ हियर ये बात समझाने के बाद देखो मैंने ये वेक्टर ए को a1 a2 फिर उसको ax भी लिखा, ay भी लिखा, b1 को b1 b2 में b को b1 और b2 में बनाया, bx by लिखा, फिर हमने ऐसे बना दिया। ऐसा क्यों किया? उसके पीछे एक सेंस था। सेंस ये है, आपने यहां समझने के बाद इस प्रकार से हमने एक रूल सीख लिया। क्या कि अगर कोई कहे, अभी तो हमने दो वेक्टर के लेके किया था, मान लीजिए 3 हो जाते, 4 हो जाते, 5 हो जाते, 6 हो जाते, 10 हो जाते, तब क्या करते? तो रूल ये है कि अगर आर वेक्टर जो है ए बी सी डी ई एफ सबका रिजल्टेंट है अगर, तो हम पहले ए को क्या करेंगे, उसको उसका कार्टेशियन कंपोनेंट निकालेंगे, ए एक्स ए वाई, जरा गौर से देखिए, ए एक्स निकालेंगे, ए वाई निकालेंगे, बी का बी एक्स बी वाई निकालेंगे, सी का सी एक्स सी वाई निकालेंगे, और फिर सबका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा कि इस पीछे एग्जांपल में कि जो वेक्टर ए का a1 था और वेक्टर बी का जो b1 था, a1 एक्स कंपोनेंट और b, तो ये दोनों एक लाइन पे है और ये सीधा सीधा इनमें सबट्रैक्शन लग गया, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट लग गया। अपोजिट डायरेक्शन में वाला कॉन्सेप्ट हो गया, चूंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, सेम में होते तो ऐड हो जाते। तो इसका मतलब कि हम, और y कंपोनेंट में भी वैसा ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को निकाल लें और फिर वो एक ही लाइन पे होंगे, कोई प्लस के साथ होगा, कोई माइनस के साइन होगा, तो सबके एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करके जब निकालेंगे तो वो एक फाइनल एक्स कंपोनेंट निकलेगा, और उस फाइनल एक्स को हम क्या कहेंगे, आर एक्स। यानी कि जो रिजल्टेंट हम फाइनल एक्स और फाइनल वाई से जो रिजल्टेंट बनाएंगे उस रिजल्टेंट का वो एक्स कंपोनेंट है, इसलिए हमने उसको आर एक्स कहते हैं। और फिर सबके वाई कंपोनेंट्स का सम किया और फिर रिजॉल्व वाई कंपोनेंट निकाल दिया। अभी हमने ऐसा ही किया, तो ये हमारा आर वाई था और यहाँ आर एक्स था। भाई ये क्या था, a1 प्लस a2 था, सॉरी इट वाज a2 प्लस b2 था, यानी कि दोनों का y कंपोनेंट था, और ये a1 प्लस b1 है, इस तरीके से। तो जब हमने ऐसा कर दिया तो अब ये r का मॉड निकला क्या हमारे पास, दिस r का मॉड इज, कुछ लोग क्लास बीच में छोड़ के जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे शायद इतना आसान है, आगे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, if they are missing something. So now this is anyway, so this is rx और ry, ये अपने रिजल्ट निकाल दिया। so now r का मॉड इज व्हाट, rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर कर दिया हमने, यही किया ना हमने यहाँ पे, क्योंकि ये rx है और ry 90 डिग्री पे, तो ऐसे कर दिया हमने, राइट। और अब जब rx को हमने, ये rx और ry हमारे पास निकल गए, तो हमने रिजल्टेंट निकाला rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, ये निकाल सीखा हमने यहाँ पे। और फिर उस केस में जैसे आपने इसका tan अल्फा निकाला है 11/5 करके, यानी कि r का y कंपोनेंट अपन r का x कंपोनेंट, तो आपने यही तो किया है यहाँ पे भी। क्या करना आपको, r का y कंपोनेंट और r का x कंपोनेंट का जैसे
सो आर का वाई का मॉड अपॉन आर का एक्स का मॉड, इस तरीके से ये निकालें। तो ये एक तरीके से मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का रूल हो गया। इफ देयर आर मेनी वेक्टर्स, resolve I mean solve their, find their Cartesian components, find net x, find net y, find rx and ry, और फिर r का मॉड निकाल दो ऐसे करके, और tan अल्फा ऐसे निकाल दो। यहाँ देखना ry का मॉड है, rx का मॉड है, राइट। अभी पीछे केस में हमने 11/5 लिया था। अगर सपोज कर लो, मैं ये बता रहा हूँ, सपोज कर लो ये 11 ऊपर ना आकर के -11 होता, मतलब नीचे होता है, 5 इधर होता, तब भी हम मॉड करते। और उस केस में हमारा अगर ये 5 इधर होता, 11 इधर होता, तो रिजल्टेंट इधर नहीं आता ना, इस लाइन पे आता, और वो अल्फा इधर वाले से ऐसे निकाला जाता। सो मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो हमें पता है कि वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंगल हम इस वाले एक्स से निकालेंगे। अगर आर एक्स निगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है तो इस वाले एक्स से एंगल निकलेगा। आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव है तो इस वाले एक्स से ऐसे करके और ये एंगल निकालेंगे। और अगर आर वाई नेगेटिव आर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकलेगा। इस तरीके से हम ये कर लेंगे। एंड नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइंड दिस ए। अब अभी हमने दो वेक्टर के केस और वहां से हम रिजल्ट निकाला, तब हम आपके सामने ये कह रहे हैं कि भैया अगर 5 वेक्टर हो उसका रिजल्ट निकाल के दिखाइए। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी प्लस ई इन गिवन फिगर लाइक दिस। दिस इज 10√3। अब यहाँ पे सारे वेक्टर तो दिख ही रहे हैं आपको। सो लाइक ए बी सी, ए बी सी, एंड दिस इज डी एंड दिस इज ई। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री सब दिखा रखा। सो इन गिवन फिगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर वेक्टर ए 10√3 है, वेक्टर बी 15 न्यूटन है, वेक्टर सी 12 न्यूटन है, वेक्टर डी 10 न्यूटन है, वेक्टर ई 10 न्यूटन, तो भैया इन सब का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अब वो जो हमने सबसे पहले किया कि 3 थे तो हमने पहले 2 को सॉल्व किया, फिर 4 थे तो 2 को सॉल्व करके, वो मेथड अब नहीं लगाएंगे, हम मेथड ऑफ रेजोल्यूशन कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने ये आ गया तो वो छोड़ देंगे। हमें दोनों सीखा हुआ होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे किस चीज को लगा के जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे और एक्यूरेटली निकाल। So now here we are talking about this particular question and इसके solutions की बात करें। तो ये आपको सॉल्व नहीं करना, मैं आपको समझा देता हूँ। This is what। तो अब ये जो वेक्टर A है 10√3 इधर, तो ऑब्वियसली इसे परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो यानी कि दोनों क्वाड्रेंट दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे। और x कंपोनेंट क्या आएगा जी? a cos 60 आएगा और a y क्या होगा? a sin 60। so that is 10√3 cos 60 and this is 10√3 cos 60 की वैल्यू 1/2 5√3 हो गया। a का y कंपोनेंट करें तो 10√3 sin 60 हो गया, राइट। दिस इज 10√3 15 न्यूटन। देख लो, किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये है। सो दिस इज a cos 60 आएगा x कंपोनेंट और a sin 60 आएगा y कंपोनेंट। तो हमने a cos 60 a sin 60 और फिर वैल्यू रखी। b की बात करें तो ये तो सीधा सीधा x एक्सिस पे है, तो b का x कंपोनेंट तो 15 हो गया और y कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। c की बात करें तो c का x कंपोनेंट 0 होगा और c का y कंपोनेंट क्या होगा? खुद माइनस में आ जाएगा, दैट इज -12। c का मॉड दे रखा है बस 12 न्यूटन। b का x कंपोनेंट 15, चूंकि b का मॉड ये है, b का y कंपोनेंट 0। तो अब हमें d और e की बात करनी है। तो d का मॉड कितना है? 10 और e का भी मॉड कितना है? 10। ये d इधर से 30 डिग्री, ये इधर से 30 डिग्री। तो d यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो बेस होएगा वो x कंपोनेंट आएगा, यानी कि d cos 30 आएगा। और d कितना है? 10। तो 10 cos 30 यानी कि 10√3/2 दैट इज 5√3। और चूंकि वो पॉजिटिव एक्सिस पे तो प्लस 5√3, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, प्लस 5√3 आ गया। और अगर हम d का y कंपोनेंट देखें तो वो नीचे की तरफ आएगा ऐसे, so that is -10 sin 30 डिग्री। तो -10 sin 30 -10 1/2 that is -5। ये आ गया रिजल्ट। नाउ सिमिलरली अगर हम e के x कंपोनेंट की बात करें तो e का x कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा, तो वो सिर्फ ये होगा कि इतनी वैल्यू आएगी बट -5√3। और e का y कंपोनेंट तो भाई नेगेटिव y एक्सिस पे है तो सेम, दैट इज -5। अब हमने ये सारे निकाल दिए, ax ay bx by cx cy dx dy सब निकाल दिए। तो rx निकालना है। क्या किया जी? ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx प्लस dy, dx प्लस ex। सो 5√3 यहाँ से, bx 15, cx 0, dx प्लस 5√3, dx 5√3 और ex -5 रख दिया हमने।
ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो गया, ये 15 + 5√3 रिजल्ट आ गया। और ry की बात करें तो सबका y कंपोनेंट और को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया, ये सबके y कंपोनेंट को हमने रख दिया, 15, 0, -12, -5, -5। चेक कर सकते हो आप, a का y कंपोनेंट 15 है, b का y कंपोनेंट देखो यहाँ पे, पहले ये जो दिख रहे हैं यहाँ देख लो, तो यहाँ देखो d का y कंपोनेंट -5 है और e का y कंपोनेंट भी -5 है, तो ये दोनों लिखे हुए हैं ऐसे -5 और -5, और c का y कंपोनेंट -12 दिख रहा है, तो भाई हमने यहाँ पे c का माइनस लिया। अब हमें a b तो x एक्सिस पे तो b का y कंपोनेंट 0 है ही, और a का x कंपोनेंट हमने निकाल दिया है, वो आप देख लो, a का x कंपोनेंट आया हमारा, a का y कंपोनेंट 15 न्यूटन, एक y कंपोनेंट। तो हमने इन सारे डाटास को यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया। सो दिस इज ay by दिस, तो ये क्या आ गया -7। तो अब rx आ गया आपका 5√3 + 15 और ry क्या आ गया -7। तो अब देखो जी ry नेगेटिव है और rx पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का मसला हो गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया और ये अल्फा निकाल दिया। तो ये क्या होगा, tan अल्फा इस परपेंडिकुलर को बेस करोगे, यानी कि दिस इज ry अपॉन rx करोगे, तो rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर कर दिया आपने, और tan अल्फा निकालने गए तो आपने क्या लिखा, -7 अपॉन दिस इज 5√3 + 15, ऐसे सॉल्व कर दो, यहाँ से अल्फा निकाल दो। इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा मेथड ऑफ रेजोल्यूशन हमने पढ़ा है। सो आई विल बी गिविंग यू वन एक्सरसाइज, और उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, और अगली क्लास में हम लोग एक डाउट सेशन लेंगे इसके ऊपर, तो आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? तो आप में से किसी का कोई डाउट है अभी तक? एनीबॉडी? Is anybody having any doubt? So you all remain in the class, and I'm just closing this lecture. So thank you very much, right? And we will in next class be doing its assignment. Thank you very much.